नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके साथ एक बार फिर से अपना खास कार्यक्रम लेकर। जनादेश 5 प्रदेश 2017 दस्तक देने वाला है और इसी के साथ चुनावी महासंग्राम की भी शुरुआत होगी कम से कम 5 राज्यों में। हमने अभी तक बीते कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा का सियासी जायजा लिया था और आपको उससे रूबरू भी कराया था। और आज हम ऐसे 2 पर्वतीय राज्यों की चर्चा करेंगे जहां कांग्रेस इस वक्त सत्ता में काबिज है। ये राज्य है उत्तराखंड और मणिपुर। आप देख सकते हैं कि कौन से चेहरे हैं जिनकी साख इस वक्त के चुनाव के तरीके से वहां पे दांव पे लगी हुई है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो राज्य बने हुए लगभग 16 साल हो चुके हैं और इन 16 सालों में इस राज्य ने कुल मिलाकर अभी तक 6 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल को देखा है। यानी कि कोई भी कार्यकाल बहुतायत के तरीके से पूरा हुआ, इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती। लेकिन वहीं इन 16 सालों में मणिपुर के लिहाज से अगर बात की जाए तो वहां पर सिर्फ एक ही चेहरा है जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार बना हुआ। तो एक तरीके से बड़ा एक कंट्राडिक्शन दोनों राज्यों के लिहाज से देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 71 सीटों वाले राज्य उत्तराखंड की। तो चुनावी महासंग्राम में बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पर्यावरण की बात हो या वहां के आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बहुत ही उथल पुथल वहां पे बीते समय में देखने को मिली है। या कहा जाए इन 5 सालों में बहुत गहमा गहमी भी वहां देखने को मिली है। और वहां की जो गहमा गहमी है उसने 2012 के चुनाव में महज एक मामूली एक बढ़त देखने को मिली थी, वो कम से कम कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम 2012 के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में महज एक कुर्सी का, एक सीट का अंतर था। और ये अंतर अपने आप में बताता है कि कितना नेट टू नेट कॉन्टेस्ट वहां पर देखने को मिला था। तो अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किस प्रकार से 2012 के वहां नतीजे रहे थे। लेकिन उत्तराखंड में मई 2013 में केदारनाथ घाटी में त्रासदी को भी झेला है। तो आपदा के प्रबंधन पर वहां पर मोर्चे पे भी कई चीजें देखने को मिली थी। लेकिन अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो वहां पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें बदलती सी नज़र आ रही, क्योंकि 2012 से 14 के बीच में सियासी ज़मीन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। वो परिवर्तन आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन 2013 मई में उत्तराखंड ने एक त्रासदी को भी झेला था। अपने आप में ये एक बड़ी त्रासदी थी। तो अपने आप में ये त्रासदी बताती है कि उसके बाद से उत्तराखंड को किस प्रकार से एक बड़ी राजनीतिक करवट भी देखने को मिली है। उसके बाद से उस त्रासदी का असर राज्य की सियासत पे भी पड़ने को देखने को मिला है। और अब इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने जी, सर बहुत स्वागत है। उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। तो इन दोनों मेहमानों से जानेंगे तमाम बातें कि आखिर सियासत में इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि जिस प्रकार से बीते समय में किस प्रकार से सियासत ने कई बार करवट बदला है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। और उन पड़ाव के तहत अगर बात की जाए तो एक बड़ा परिवर्तन के तौर पर जो कांग्रेस में एक फूट पड़ी थी, वो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन के तौर पे था। वहां से राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया था। और आप देख सकते हैं इस वक्त कांग्रेस के जो बागी थे उनके चेहरे आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुद कांग्रेस के अंदर एक टूट हुई थी और उस टूट के बाद में बहुत चीजें सी बदल गई थी। लेकिन इस टूट में एक बड़ा चेहरा भी देखने को मिला था, क्योंकि जो कांग्रेस के चेहरे के तौर पर इसने राज्य की कमान संभाली थी, विजय बहुगुणा, वो एक ऐसा नाम जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। तो अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो कांग्रेस के बागियों की हमने जिक्र किया है। इसके अलावा हम बात करें कि अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस के पास में कौन कौन से सिपह सालार हैं। वर्तमान में हरीश रावत है, हालांकि सीबीआई का सामना कर रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन के चलते। और वहां पे जो कमान संभाली हुई है वो है अंबिका सोनी, क्योंकि राज्य प्रभारी के तौर पे लगातार काम कर रही हैं। और वहीं कुमारी शैलजा भी ये कोशिश और बैलेंस बनाने की कर रही हैं कि आखिर जो कांग्रेस काबिज है सत्ता पे वो बनी रहे। किशोर उपाध्याय हैं जो कि राज्य में अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके और मुख्यमंत्री के बीच की जो एक तरीके से टसल है वो अक्सर सुर्खियां बनती रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन भाजपा जो चाहती है उसके सिपह सालार के तौर पर बीसी खंडूरी हैं, एक जाना माना नाम है और आर्मी से आते थे और मुख्यमंत्री के तौर पे भी रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी हैं, एक सीधे साधे उत्तराखंड के नेता के तौर पर उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य तक की सियासत देखी है। रमेश पोखरियाल निशंक हैं, पूर्व सीएम हैं, उन्होंने भी राज्य में सत्ता संभाली है भाजपा की तरफ से। और विजय बहुगुणा जो कि कांग्रेस में हुआ करते थे, चेहरा थे कांग्रेस का, वो वापस में आए हैं। तो अपने आप में जेपी नड्डा जो कि एक प्रभारी के तौर पर उत्तराखंड में वहां पर काम देख रहे हैं। तो एक बड़ी सी टीम है जो कहीं ना कहीं लगी हुई है भाजपा को वहां पर स्थापित करने में। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, क्योंकि जो तराई का इलाका है वहां पर बसपा अपनी
स्थिति को दर्ज कराती हुई नजर आई है, खासतौर से तराई के इलाके में। और इस बार भी किस प्रकार से वो रणनीतिक रूप से आगे आएगी ये देखना होगा। लेकिन चेहरा हमेशा एक रहता है, वो है मायावती का, और मायावती के चेहरे के साथ ही इस बार भी बसपा वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि बसपा ही नहीं बल्कि कुछ और दल भी तराई के इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आए हैं। तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। जगदीश जी, आपको लगता है कि अगर हम हाल फिलहाल के बड़े सियासी उलटफेर के लिहाज से बात की जाए, तो आपको लगता है कि जो ड्रामा देखने को मिला था उत्तराखंड में कुर्सी बचाए रखने को लेके, क्या कुछ नहीं हुआ, स्टिंग ऑपरेशन हुआ और पैसे की खरीद फरोख्त तो सब तमाम चीज़ें देखने को मिली, क्या आपको लगता है कि उस चीज़ से और अभी तक बहुत चीज़ें बदली नहीं है? क्योंकि जो सियासत में कुर्सी को बचाए रखने को लेके जो भ्रष्टाचार उपजा था, वो एक लंबे समय से वहाँ पे देखने को मिला। निश्चित ही देखिए, जो मार्च में जो घटनाएं, मार्च से जिनका सिलसिला शुरू हुआ था उत्तराखंड में, और जो राष्ट्रपति शासन और फिर सुप्रीम कोर्ट से 2 घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन हटाया गया ताकि वो हरीश रावत जो है अपना बहुमत सदन में साबित कर सके, तो उसके बाद से बहुत बदला नहीं है। ये इशू अभी भी वहाँ इलेक्शन का एक बड़ा इशू है। हालांकि भाजपा ने परिवर्तन यात्राओं के जरिए ये बताने की कोशिश की है उत्तराखंड के लोगों को कि भाई भाजपा ही अकेली पार्टी है जो आपका विकास कर सकती है। तो उसकी तोड़ में जो मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने इस बीच में धड़ाधड़ बहुत सारे विकास के काम और गिनाए हैं। जैसे मेट्रो रेल शुरू कर रहे हैं, वो ऋषिकेश से हरिद्वार तक के लिए एक मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट MOU साइन हुआ है। कुछ 2 हरिद्वार में, देहरादून में 2 हाईवेज जो फ्लाईओवर्स हैं उसका उद्घाटन किया। कुछ और भी समय पे और भी ये सब आखिरी समय पर। लेकिन बात यह है कि जो इशू है उसका लाभ किसको मिला? जो 9 विधायक कांग्रेस के टूटे, हरक सिंह रावत के नेतृत्व में, विजय बहुगुणा के नेतृत्व में। हालांकि उस समय कांग्रेस ने विजय बहुगुणा के पुत्र साकेत बहुगुणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। फिर स्टिंग हुआ हरीश रावत का, जिसकी जांच CBI कर रही है, जिसमें हरीश रावत पैसे की बात करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये बातें किसके हक में जाएंगी ये कह नहीं सकते। क्या हरीश रावत ने इन घटनाओं का अपने हक में इस्तेमाल कर लिया है, ये भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि हरीश रावत ने अपने आप को और एक स्केपगोट दिखाकर कि भाजपा उनकी सत्ता को हड़पना चाहती थी, इसलिए ये सब हुआ, इसलिए विधायक फूट पड़े। लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली है कि हरीश रावत की जो कार्यशैली थी, उसके कारण जब से वो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस में असंतोष था, और हरक सिंह रावत के नेतृत्व में इसीलिए विधायक अलग भी हुए थे। फिर वो रीजन का भी झगड़ा है, कुमाऊं और गढ़वाल का झगड़ा है। जो लोग गए हैं वो सब गढ़वाल के लोग हैं। और हरीश रावत कुमाऊं के हैं। तो एक जो रीजन का झगड़ा, जो कि उस प्रदेश में परंपरागत झगड़ा है, वो भी चलता है। तो ये सब चीजों को भी देखना होगा। प्रदीप जी, आपको लगता है कि एक राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि 16 साल में 6 मुख्यमंत्रियों को देखना का तो अपने आप में एक बड़ी चीज है। हाल फिलहाल का जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि साहब मार्च से एक सिलसिलेवार एक क्रम देखने को मिला कि पार्टी में फूट हुई, उसका भी एक अस्थिरता। तो क्या राज्य में राजनीतिक अस्थिरता अभी भी एक बड़ा मुद्दा है? इसका कुछ असर आने वाले चुनाव के तौर पर आप देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से। आप कह रहे हैं 16 साल में 6 मुख्यमंत्री, हम कह रहे हैं 11 साल में 5 मुख्यमंत्री। केवल नारायण दत्त तिवारी थे जिन्होंने अपना 5 साल का राज्य बनने के बाद किया। अन्यथा 11 साल में 5 मुख्यमंत्री हुए। देखिए, इस समय उत्तराखंड की जो स्थिति है, राजनीतिक अस्थिरता की जो आप बात कर रहे हैं, उसकी बड़ी कीमत राज्य ने चुकाई है विकास के रूप में। तो आप देखिए, 3 राज्य एक साथ बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्थिरता है, वहाँ की स्थिति देखिए। झारखंड में अब राजनीतिक स्थिरता आई है, वहाँ भी पिछले 10-12 साल विकास में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। बिल्कुल। तो वो अंतर, जो राजनीतिक स्थिरता किसी राज्य के क्षेत्र के विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, ये उदाहरण है 3 राज्य उसके। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने समस्याएं हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी में 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो अब पार्टी के लिए ये मतलब ये अच्छी बात भी हो सकती है और ये समस्या भी हो सकती है। जिन 4 में से 2 ऐसे हैं जिनको पार्टी मानती है 75 साल का जो एक अघोषित सा फॉर्मूला है, उसके ऊपर के हो गए हैं। जो तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा के, निशंक जी, उनके बारे में पार्टी उनके नेतृत्व को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। तो एक नेतृत्व का संकट है। दूसरा, जो लोग कांग्रेस से आए हैं टूटकर,
वो उनको जाहिर है कि उनको आपको अपना स्थान चाहिए। हाँ, टिकट देना पड़ेगा। तो उससे पहले वहां से जो लोग लड़ रहे थे पार्टी के, उनका क्या होगा? इसी तरह से कांग्रेस में दरअसल कांग्रेस बीजेपी की बजाय अंदर लड़ाई ज्यादा, मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जो है वो लड़ाई पहले वो तय होगी कि वहां किसकी चलेगी जी। लेकिन लेकिन केंद्र से अगर एक स्पष्ट मैसेज रहता है संगठन के स्तर पर, तो कई बार इस प्रकार की चीजें दब जाती हैं, ऐसा देखा गया। जनता के सामने एक मुश्किल होगी कि किसे चुने। लेकिन 5 साल जिस तरह से सरकार चली है उत्तराखंड में, प्राकृतिक आपदा के समय खास तौर से जिस तरह की स्थिति थी, उसके बाद शायद कांग्रेस को लेकर लोग बहुत आश्वस्त नहीं होंगे। बिल्कुल। जगदीश जी, आपको लगता है कि खनन का एक मुद्दा लंबे समय से रहा है, और खासतौर से सीएम को लेके भी एक साहब खनन माफियाओं के दबाव में अक्सर काम करते नजर आए हैं, भ्रष्टाचार की बात को लेके या शराब माफियाओं को लेके, इस प्रकार की खबरें अक्सर सुर्खियों में। आपको लगता है कि उत्तराखंड में टोटल मिला के मतलब भ्रष्टाचार एक मुद्दा? उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और ये जो माफिया जिक्र किया आपने, खनन माफिया, जंगल माफिया, ये सब माफिया बहुत प्रभावी रहा है। और अफसोस ये है कि उत्तराखंड बनने के बाद कुछ उस पर जो नियंत्रण लगाने की कोशिश हुई, जब भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री थे, उस दौर में इन सब माफिया की नकेल कसने की कोशिश हुई थी। कुछ कोश्यारी जी और डॉक्टर नित्यानंद स्वामी जो पहले मुख्यमंत्री थे अलग राज्य बनने के बाद में, उनके समय में ये कोशिश हुई थी और उसको लोगों ने सराहा था। देखिए, शराब उत्तराखंड में, जंगलों की कटाई, पर्यावरण को नुकसान उत्तराखंड के लोगों की चिंता के विषय हैं। करप्शन, बेरोजगारी एक बड़ा इशू है जो सभी राज्यों में है, लेकिन करप्शन उत्तराखंड में तो कांग्रेस के नेताओं पर अनेक आरोप रहे हैं। अब बीजेपी के भी कुछ नेता उसमें वो पाए गए, क्योंकि छोटे राज्यों में जिस करप्शन का जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रही है वो तो बहुत ही भयंकर है। माने अगर सीडी में कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बात करता हुआ दिखाई दे, और खासतौर पे एक ऐसी छवि का मुख्यमंत्री जिसके बारे में पहले कभी इस तरह की बात नहीं सुनाई दी गई, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस समय जो है वो कोई बहुत अच्छी फुटिंग पर नहीं है। राज्य में कांग्रेस में हरीश रावत के अलावा और कोई नेता नहीं है जो कि उस कद का हो जो लड़ सके। किशोर उपाध्याय के साथ उनकी लड़ाई चलती है, तो पार्टी हरीश रावत के अलावा कोई दांव लगा नहीं सकती है। और इसीलिए, और हरीश रावत अपनी ताकत को भी जान रहे हैं और अपनी कमजोरियों को भी जान रहे हैं। देखिए, करप्शन के मुद्दे को छू भी नहीं रहे, उन्होंने भी डेवलपमेंट का मुद्दा पकड़ लिया, क्योंकि भाजपा का डेवलपमेंट का ही प्लान है और भाजपा लड़ेगी उस पर, और वोट भी भाजपा को उसी पर मिलने हैं। इसीलिए हरीश रावत ने मुस्लिमों कर्मचारियों को 90 मिनट की छूट दे दीजिए शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए, जैसे उपाय किए हैं। उसका रीजन क्या है? इन उपायों का कारण यह है कि तराई इलाका ऐसा है जिसमें कि मुस्लिम और दलित आबादी है, और हिल बड़े पर्वतीय इलाकों में दूसरी पहाड़ की आबादी है, तो उनको साधना 20-22 सीटें लगभग हैं, तो दलित मुस्लिम वोटों को साधने के लिए हर वो एक संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं हरीश रावत। पकड़े रहना है किसी तरीके से कि, और वो सीटों को बैलेंस बनाने जी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो समझेंगे आखिर उत्तराखंड में और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बार के 2017 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे, और जनादेश आखिर जब आएगा तो उन मुद्दों की झलक उस जनादेश में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वाओ, नया नेकलेस कितने का लिया? ये तो मैंने पुराने नेकलेस को चेंज करके लिया। पर पुरानी गोल्ड में तो बहुत पैसे काट लेते हैं ना ज्वेलर। अगर ज्वेलरी हॉलमार्क हो तो ऐसा नहीं होता। हॉलमार्क? ये है हॉलमार्क का निशान, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा सोने की गुणवत्ता की कड़ी जांच के बाद ये निशान दिया जाता है। हॉलमार्क यानी शुद्ध सोना। हॉलमार्क यानी खरा सोना। गहने खरीदते समय हॉलमार्क का निशान अवश्य देखें। लाइए बाबूजी, मैं पढ़ देती हूँ। बहू चश्मा ही नहीं ला कर देती, आँखें बन जाती है, और इन महाशय को ही नहीं, इनके जरूरी कागजों को भी संभालती है। पर अब वक्त है कि पूरा परिवार उसके लिए कुछ करे, इसलिए दूसरी या तीसरी तिमाही में एक बार उसे 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जरूर ले जाएंगे, जहाँ सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर्स भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जाँच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ।
ए से सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, डी से डिफेंस में भी जोश भरते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। और ब्रेक के बाद चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। और हम आज बात कर रहे हैं आखिर 5 प्रदेश जनादेश में उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण से मुद्दे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भ्रष्टाचार को लेके इस बार कहीं ना कहीं सियासत घूमती सी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे। विकास की बात भी अपने आप में बहुत जरूरी, क्योंकि अस्थिरता के चलते विकास के मोर्चे पे कीमत चुकाई गई है। युवाओं को रोजगार ना मिल पाना भी उत्तराखंड में एक बड़े मुद्दे के तौर पे है। पलायन, क्योंकि वहां से अन्य प्रदेशों की ओर लोग जाते हैं और पलायन करते हैं, तो अपने आप में ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क को लेकर भी, कनेक्टिविटी को लेकर भी अपने आप में इस बार एक चीज़ें बनी हुई हैं। राजनीतिक अस्थिरता, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया, वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो भ्रष्टाचार, जिसके बारे में हम लगातार बात कर चुके हैं। प्रदीप जी, आपको लगता है कि जो बात किस प्रकार से विकास के मोर्चे पर राज्य ने कीमत चुकाई है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पलायन एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्या वहाँ के लोग इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं और एक स्थिरता की ओर बढ़ते हुए स्पष्ट जनादेश के लिए मन मना के बैठे होंगे? कम से कम तब तो विकास आएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो पिछले 16 सालों का अनुभव है लोगों का, देखिए पलायन की स्थिति का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उत्तराखंड में जितने उत्तराखंडी लोग हैं, उससे ज़्यादा आबादी उनकी दिल्ली में है। तो कितने बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है, बाकी राज्यों को, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों को छोड़ दीजिए। दिल्ली NCR भी जोड़ने तो बहुत बड़ी संख्या हो, बहुत बड़ी संख्या है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार की अवसर नहीं है, तो आखिर लोग जो है बाहर जाएंगे ही। सड़कों की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है। तो सरकारों ने, जब तक उत्तर प्रदेश के साथ था तब तक एक आरोप था कि भेदभाव होता है, उपेक्षा होती है और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अलग राज्य बनाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि राज्य की जो अपनी प्राकृतिक संपदा है, उसके आधार पर राज्य आर्थिक रूप से वायबल हो सकता है। और उस पर्यटन सबसे बड़ा वहाँ का उद्योग हो सकता है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर और ग्रीन एनवायरनमेंट वाली जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, वो लग सकते हैं। लेकिन राजनीति इतनी हावी रही, अस्थिर, मतलब जो भी मुख्यमंत्री बना वो अपनी कुर्सी बचाने में उसका समय ज्यादा गया, मनस्पत दूरदृष्टि से वो काम कर पाता, के विकास की ओर ध्यान कम गया। तो उसका एक बड़ा और इसमें नारायण दत्त तिवारी भी अपवाद नहीं रहे। उनके समय में भी पूर्ण बहुमत होने के बावजूद इतने बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके, केंद्र में लगभग सभी बड़े विभाग संभाल चुके, उसके बावजूद उनकी सरकार की स्थिति ये हुई कि लगभग सारे विधायकों को लाल बत्ती मिल गई थी। कोई लाल बत्ती से वंचित विधायक शायद ही रहा हो। तो ऐसे में जब तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आएगा जिसके पास विजन हो राज्य के विकास का, वो सोचे कि 5 साल में हमको अगले 10 साल में अपने राज्य को कहां ले जाना है, उसके लिए आज क्या शुरू करना पड़ेगा, तब वो चीज देखनी पड़ेगी। जगदीश जी, आपको लगता है विकास की बात चल रही है, अब राज्य की जो सबसे ज्यादा एक पोटेंशियल है वो पर्यटन को लेके, और उस पर्यटन को बढ़ावा देने को लेके 4 धाम को करेक्ट करने के लिहाज से एक बड़े प्रोजेक्ट की अब आने वाले दिनों में शुरुआत होने जा रही। कम से कम ये उस प्रकार के एक दूरदृष्टि के साथ किए जा सकने वाले काम की ओर एक इशारा करता नजर आ रहा है। जैसे प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री अब तक नहीं रहा जिसको समस्या, माने अस्थिरता की समस्या, चैलेंज से जूझना पड़ा हो। अगर और कांग्रेस में हरीश रावत को अगर वहाँ के लोग देखते हैं तो ये पाते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको उनके आला कमान का 5 साल लगातार ऐसा समर्थन मिलता रहेगा जो अभी मिल रहा है जी। और जरूरी नहीं कि उनके खिलाफ फिर से कोई असंतोष नहीं होगा। तो एक उस तुलना को अगर करते हैं कांग्रेस की भाजपा के साथ में, तो भाजपा के बारे में पाते हैं कि भाजपा का अगर कोई ऐसा चेहरा होगा जिसको पार्टी आलाकमान पूरा साथ दे सकता है विकास की योजनाएं चलाने में, और पार्टी में अगर कोई असंतोष होता है तो पार्टी का आलाकमान उस असंतोष को निपटने में सक्षम मानते हैं लोग। ये अंतर दोनों पार्टियों का है। इसलिए देखिए, सिर्फ पर्यटन ही नहीं है, जैसे वनौषधियों का जिक्र किया, हरिद्वार जब नारायण दत्त तिवारी थे तो काशीपुर इंडस्ट्रियल एरिया और ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया की उन्होंने योजना बनाई थी।
बिल गेट्स आए तो बिल गेट्स को उत्तराखंड में कई सारे प्रोजेक्ट के लिए वो सारे ठप पड़े हुए हैं। गांव में पानी नहीं मिलता, गांव में लोगों को ऊपर से नीचे आना पड़ता है पानी लेने के लिए। आज भी पढ़ाई और दवाई जैसी चीजें मयसर नहीं है, पहाड़ी इलाकों में मयसर नहीं है, जाने आने के साधन नहीं है। बरसात में ठंड में लोगों की बहुत परेशानी होती है। लोग यहाँ से जब अपने गांव जाते हैं तो बहुत मुश्किल से घर पहुंचते हैं, और फिर भूस्खलन का खतरा लगा हुआ है। माने सिंपल, अभी तो आप 4 धाम को जोड़ने की बातें हो रही हैं, लेकिन जो धाम के अभी रास्ते हैं वही सुरक्षित नहीं है। कब भूस्खलन हो जाए और कब यात्राएं रुक जाए इसकी गारंटी नहीं है। केदारनाथ में अभी भी कंकाल, नर कंकाल निकल रहे हैं, अभी 32-33 कंकाल अभी निकले थे। तो सरकारें करती क्या हैं? देखिए, रामदेव बाबा की फैक्ट्री लगाने से पहले कोई बड़ा उद्योग उत्तराखंड में नहीं था, और अगर ऐसे उद्योगों को बढ़ावा वहां मिलेगा तो सारा कुछ विकास की एक संपूर्ण परिकल्पना करने वाला नेता उत्तराखंड को इस समय चाहिए। ओपिनियन पोल में भले ही 82 साल के बीएस खंडूरी साहब को लोग चाह रहे हों, लेकिन अगर कोई नया चेहरा आता है, कोई युवा चेहरा आता है और जिसका विजन क्लियर है अपने राज्य के बारे में, जो तीनों राज्य के 3 क्षेत्र हैं, तराई, कुमाऊं, गढ़वाल, इन तीनों में कोई भेद नहीं करता, इन तीनों के साथ में बराबरी बना के काम करता हुआ आगे बढ़ता है, निश्चित ही उस पार्टी को लोग जरूर वोट देंगे। और इस समय जैसी स्थिति है, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस एक कमजोर फुटिंग पर है, खासतौर पे जो लेन देन के मामलों के कारण, और ये बड़ा मुद्दा रहेगा। प्रदीप जी, आपको लगता है कि जिन चेहरों पर पिछली बार राज्य की जनता ने कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें उन पे एक भरोसा जताया था, उनमें से अधिकांश चेहरे से मतलब ये है कि जो विधायक हुआ करते हैं स्थानीय तौर पे, वो अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस से छिटक के अलग अलग जगहों पर जाते हुए नजर आ रहा है। आपको लगता है कि क्या अपने आप में कांग्रेस के लिए भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो एक बड़े अंतर कलह से जूझ रही है? नहीं, देखिए, उत्तराखंड की जो समस्या है कांग्रेस की, वो एक बड़ी समस्या का हिस्सा है। कांग्रेस में जो आला कमान है, जिसके इशारे पे सब कुछ होता था, जिसका फैसला अंतिम फैसला होता था, पिछले कुछ सालों में आला कमान लगातार कमजोर हुआ है, और उस कमजोरी का प्रतीक है हरीश रावत। हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं बन पाते अगर आला कमान की चलती। चुनाव के बाद भी वो सबसे प्रबल दावेदार थे। ये उस वक्त वहां के अखबारों की सबसे सुर्खियां बड़े रही हैं जो आप बात जनाधार कर वाले रहे हैं। नेता हैं। विजय बहुगुणा का कोई जनाधार नहीं है। वो हाईकोर्ट के जज से बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में रिटायर होकर आए थे, बहुत आरोप थे उन पर, उसके बाद आए थे। लेकिन चूंकि आला कमान के यहाँ उनकी पहुंच ज्यादा थी, इसलिए वो मुख्यमंत्री बन गए। अब हरीश रावत, जो अभी जगदीश जी कह रहे थे, चुनाव के बाद मान लीजिए एक क्षण को कि कांग्रेस जीत कर आती है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हरीश रावत फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर बनेंगे तो उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, जैसा कि उन्होंने इस बार बनने के लिए किया है। वो लगभग एक तरह से तैयार हो गए थे कांग्रेस से बाहर जाने के लिए। जब पार्टी को लगा कि राज्य भी जाएगा और पार्टी भी टूट जाएगी, तब हरीश रावत को बनाया गया। हरीश रावत कोई कांग्रेस हाईकमान की पसंद नहीं है, उनकी मजबूरी के तौर पे आप बता रहे हैं जी। तो ये कलह वहां खत्म हो गई है, ऐसा कहना मुश्किल है। वो बदस्तूर कायम है, क्योंकि जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उस सब इसके कारण जो वोट देते समय लोगों के मन में ये बातें होंगी कि अस्थिरता को हम चुने या स्थिरता को चुने, स्थिरता कहां मिल सकती है। जगदीश, आपको लगता है, क्योंकि भाजपा की ओर से अभी तक कोई एक घोषित चेहरे की बात नहीं की गई है, हाँ पार्टी में बहुत मजबूत और ताकतवर कद्दावर नेता हैं जो स्थानीय स्तर पर जनाधार रखते हैं, पीएम मोदी के कामों को आगे बढ़ाते हुए, उनके चेहरे को आगे रखते हुए कई बार इस प्रकार की कोशिशें की जा रही है। आपको लगता है कि जिस प्रकार से 2.5-3 साल में जो कोशिशें रही हैं, उसके आधार पर जब भाजपा और अमित शाह और पूरे संगठन के आधार पर जब आगे बढ़ेंगे तो उनकी तरफ से क्या कुछ जमीन पर पहल देखने को मिलेगी? देखिए, इस समय एक बेसिक अंतर है। भले ही 4 पूर्व मुख्यमंत्री इस समय भाजपा में है, और भाजपा में ज्यादा कलह लोग मानते हैं कांग्रेस से ज्यादा है। पदों को लेकर एक हरक सिंह रावत फिर एक और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, विपक्ष के नेता अजय भट्ट भी दावेदार हो सकते हैं, तो दावेदार कई हैं। लेकिन एक बेसिक अंतर है, अगर पिछली भाजपा सरकारों को देखें आप, जो कि खंडूरी साहब की और इनकी, इस तुलना में आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और अमित शाह उनकी भाजपा के अध्यक्ष हैं। जो मोदी सरकार के नेतृत्व में विकास के मोर्चे पर और देश के हित में कितने ही काम उन्होंने शुरू किए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उत्तराखंड में खासतौर पे जो पूर्व फौजियों का एक बड़ा राज्य है,
बड़ा सकारात्मक वहां देखने को मिला था। नोटबंदी को लेकर भी कांग्रेस जैसा विरोध शहरों में कर रही है, उत्तराखंड में नहीं देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड के लोग भी ये समझते हैं कि अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी संगठन अपने नेताओं को नियंत्रित रख सकता है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को थाम सकता है, इसलिए वो स्थिरता की ज्यादा गारंटी हो सकती है वो पार्टी। तो चुनते समय जब लोग वोट डालेंगे तो वो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि ये इनका मुख्यमंत्री हो सकता है 5 साल ये पूरा कार्यकाल पूरा कर ले अपना और विकास के काम करे, क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के रूप में देश और पार्टी को उनके एक सुदृढ़ नेतृत्व मिला हुआ है। ये अंतर निश्चित ही उसमें है कांग्रेस और भाजपा में। तो मैं समझता हूं कि जो केंद्र सरकार के काम है उत्तराखंड में सराहे गए हैं। जैसा मैंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का जबरदस्त स्वागत किया गया कि उत्तराखंड के फौजियों के लिए बड़े अभिमान और गर्व की बात थी कि भारत ने इस तरह की कार्रवाई। बिल्कुल, और ये नतीजों से भी हम देख पाएंगे कि आखिर किन चीजों पे क्या कुछ असर रहा है। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो जानेंगे आखिर उत्तराखंड में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव को और ज्यादा प्रभावित करती नजर आएंगी। सी से सिटी हो या डी से डिफेंस, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। कुछ भी खरीदना हो या हो कुछ बेचना, पैसा दो पैसा लो, यही थी हमारी परंपरा। पर अब इसे बदलना है। अब डिजिटल भुगतान करने से मिलेगी छूट पेट्रोल पंप्स पर, रेल टिकट पर, बीमा प्रीमियम पर, टोल भुगतान पर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस पर और रेल दुर्घटना बीमा भी। यहाँ तक कि अब सरकार की किसी भी कंपनी को डिजिटल पेमेंट करने पर चार्जेस सरकार भरेगी। 1 लाख गाँव में POS डिवाइस लगेंगे। करीब 4.5 करोड़ किसानों को रुपए किसान कार्ड मिलेंगे। व्यापारियों को कैशलेस कारोबार पर टैक्स में मिलेगी छूट। और हाँ, 25 दिसंबर से डिजिटल भुगतान करने पर लकी ग्राहक योजना के साथ हर रोज हजारों ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना के साथ हजारों व्यापारी जीत सकते हैं लाखों के इनाम और 1 करोड़ रुपए तक के डिजिटल बनो, इनाम जीतो। कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं चुनावी महासंग्राम और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। प्रदीप जी, आपको लगता है कि क्या 2013 की जो केदारनाथ की त्रासदी थी वो आज भी अपने आप में एक मुद्दा है, क्योंकि वो बताती है कि सरकार के तौर पर कितने हम तैयार थे, कितने हम संवेदनशील थे? आज भी राज्य में एक बड़ा संवेदनशील मुद्दे के तौर पर गिना जाता है उसको। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उस त्रासदी के में जो लोग शिकार हुए हैं, गांव के गांव बह गए, कितने लोग मर गए, और उसके बाद सरकार ने जिस तरह से काम किया राहत और बचाव कार्य में, उसको लेकर भी लोगों के मन में निश्चित रूप से नाराजगी है और वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। 13 की जो प्राकृतिक आपदा थी उसने उत्तराखंड में कांग्रेस
को एक बड़ा धक्का पहुंचाया है और वो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। इतनी आसानी से उसको लोग भूलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए चुनाव में वो भी एक मुद्दा रहेगा। देखिए इस बार चुनाव में एक इस मुद्दे के अलावा राजनीतिक अस्थिरता की बात रहेगी। एक मुद्दा जो पिछले किसी चुनाव में नहीं था वो रहेगा वो मोदी फैक्टर, जो इससे पहले उत्तराखंड के किसी चुनाव में नहीं था, पिछले चुनाव में तो नहीं ही था जी। तो उसका क्या असर होता है? उसका असर निश्चित रूप से अभी तक जो माहौल दिखाई देता है वो एक सकारात्मक माहौल दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है जी। तो उसका असर होगा। जो जगदीश जी कह रहे थे नेतृत्व की बात, तो ये भाजपा में मोदी युग है। यहाँ फैसले बार बार बदले नहीं जाते और जो पिछले कुछ सालों में हुआ, चुनाव में जीतने के बाद कोई मुख्यमंत्री बना, बीच में बदल दिया गया, तो इस तरह का शायद नहीं होगा। ये भी लोगों के मन में होगा कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो 5 साल उसके बने रहने की ज्यादा संभावना और काम करने का मौका, एक छूट काम करने का मौका मिलेगा और उस जवाबदेही होगी पार्टियों और केंद्र सरकार के प्रति। उसको जवाबदेह भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो राज्य में क्या कर रहा है इससे किसी को मतलब नहीं होगा। कम से कम विकास के मोर्चे पे एक तरीके से ऊपर से एक नकेल भी रहेगी। जगदीश, आपको लगता है कि तराई के लिहाज से बात की जाए उत्तराखंड में, वहाँ की एक राजनीति का एक अलग ही कलेवर और तेवर देखने को मिलता है और सियासी जो नतीजे रहते हैं वो कुछ और कहानी बयां करते हैं बनस्पत इसके जो बाकी उत्तराखंड का हिस्सा है। इस बार क्या कुछ अलग आप अंतर देख रहे हैं या कुछ उसी प्रकार की दूरी पे घूमता हुआ तराई का भी चुनाव नजर आ रहा है? तराई में जो 23 सीटें हैं, पिछली बार 10-10 सीटें कांग्रेस और भाजपा ने ली थी और 3 सीटें दूसरी पार्टियों ने, जिसमें बसपा की सीटें थी। 2 मुस्लिम MLA हरिद्वार से उनके हैं। तो तराई में जो दलित अनुसूचित जातियों के, जनजातियों की भी कुछ संख्या है, लेकिन जातियों की, अनुसूचित जातियों की संख्या है। मुस्लिम आबादी बहुत सिग्निफिकेंटली पिछले 10 साल में वहाँ पर बढ़ी है और इसीलिए इसी को ध्यान में रखकर हरीश रावत सरकार ने ये 90 मिनट का और टोटका किया है कि 90 मिनट की छूट मिलेगी नमाज पढ़ने के लिए। ये बहुत हास्यास्पद बात है जब हम सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं और उत्तराखंड में जहाँ पर कि हमारे 4 धाम स्थित है, उसमें एक तरफ आप इनको नमाज पढ़ने के लिए छूट देते हैं, कल को आप कुछ और कह देंगे। उसके बराबरी में उन्होंने कह दिया कि जॉली ग्रांट का नाम बदल के आदि शंकराचार्य हवाई अड्डा कर देंगे। ये कोई हिंदू मुसलमान को, क्या वहाँ के तराई के मुसलमान को नमाज की छूट से उनका भला होने वाला है? उनका भला होने वाला है नौकरियां से, उनका भला होने वाला है पढ़ाई से, उनका भला होने वाला है छोटे मोटे उद्योग, स्किल डेवलपमेंट से। वो सरकार को नहीं करना है, वो उनको ये टोटकेबाजी करनी है। देखिए, जो उत्तराखंड में ये जो बड़ा तबका है तराई का, जिसको कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, स्किल, छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे किसान हैं वहाँ पर उस इलाके में। तराई का इलाका अच्छा हरा भरा इलाका रहा है। तो उनका स्किल कैसे डेवलप हो, उनकी पैदावार कैसे बढ़े, उनके आमदनी के साधन कैसे बढ़े, उनके बच्चे आगे पढ़ने लिखने कैसे जाए, सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था। बनिस्बत इसके रावत साहब 90 मिनट की छूट दे रहे हैं, तो ये इससे नहीं चलने वाला। ये जो एक समग्र विकास करना पड़ेगा। देखिए, दोनों पार्टियों के वोटों में 1% का अंतर रहा है। 2012 के अगर आप चुनाव के नतीजे देखें, पहले भी 1 से 1.5% का। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टियों का जन समर्थन लगभग बराबर रहा है अब तक, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। इस बार कुछ निर्णायक नतीजों की उम्मीद आप कर रहे हैं। मोदी फैक्टर की बात प्रदीप जी कर रहे हैं, वो बहुत निर्णायक होने वाला है उत्तराखंड के चुनाव में भी और दूसरे राज्यों के चुनाव। किसी की भी सत्ता है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि कम से कम एक स्थायित्व वाली चीज, जिसका एक लंबे समय से वहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं, इस बार के विधानसभा चुनाव के जनादेश में वो नतीजों के तौर पर परिलक्षित होती नजर आए और स्थायी सरकार विकास को और बेहतर तरीके से कर पाएगी। कम से कम ये एक साफ तौर पे एक उम्मीद बनती नजर आती है। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उन 5 राज्यों में से एक और पर्वतीय राज्य मणिपुर की, जहां पर आने वाले समय में, या कहा जाए साल की शुरुआत के समय में ही इस बात की घोषणा संभव है कि विधानसभा के चुनाव वहां पर कब होंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। डी से डिफेंस हो या ई से इलेक्ट्रिसिटी, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं।
कुछ भी खरीदना हो या हो कुछ बेचना, पैसा दो पैसा लो, यही थी हमारी परंपरा। पर अब इसे बदलना है। अब डिजिटल भुगतान करने से मिलेगी छूट पेट्रोल पंप्स पर, रेल टिकट पर, बीमा प्रीमियम पर, टोल भुगतान पर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस पर और रेल दुर्घटना बीमा भी। यहाँ तक कि अब सरकार की किसी भी कंपनी को डिजिटल पेमेंट करने पर चार्जेस सरकार भरेगी। 1 लाख गाँव में POS डिवाइस लगेंगे। करीब 4.5 करोड़ किसानों को रुपए किसान कार्ड मिलेंगे। व्यापारियों को कैशलेस कारोबार पर टैक्स में मिलेगी छूट। और हाँ, 25 दिसंबर से डिजिटल भुगतान करने पर लकी ग्राहक योजना के साथ हर रोज हजारों ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना के साथ हजारों व्यापारी जीत सकते हैं लाखों के इनाम और 1 करोड़ रुपए तक के मेगा इनाम भी। डिजिटल बनो, इनाम जीतो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अरे वाह राधा, नई यूनिफॉर्म। आज मेरी बिटिया को स्कूल से छात्रवृत्ति जो मिली है। पर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? बिटिया के स्कूल में आधार कैंप लगा था, वहाँ इसका आधार बनवाया, जिससे छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना और भी आसान हो गया। आज ही अपने बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल या आंगनवाड़ी से संपर्क करें। मेरे उज्जवल भविष्य की उड़ान, मेरा आधार मेरी पहचान। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी महासंग्राम और अब हम बात करेंगे पर्वतीय राज्य मणिपुर की। नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य जहां पर अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं और फिलहाल अगर वर्तमान के लिहाज से बात की जाए तो वहां पर लगभग 2 महीने का वक्त हो गया है। एक आर्थिक नाकेबंदी की समस्या से मणिपुर जैसा राज्य जूझ रहा है। लेकिन अगर बीते समय से राजनीतिक लिहाज से बात की जाए तो कहा जा सकता है कि लगभग 16-17 सालों से एक ही चेहरा है जो कि वहां पर कांग्रेस की ओर से नजर आ रहा है। वो है वहां पर इवोवी सिंह, जो कि वर्तमान में भी मुख्यमंत्री के तौर पे वहां पे काबिज हैं। क्योंकि एक बड़ी बात जो वहां मणिपुर के बारे में कही जाती है कि विपक्ष के नाम पर लंबे समय से वहां पर एक विकल्प शून्यता कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी। वो अपने आप में बड़ी वजह थी। लेकिन अभी के कुछ ना कुछ चीजें बदली हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो भाजपा एक बड़े एक तरीके से विकल्प के तौर पे वहां नजर आ रही है और एक टूट भी भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही, जो कि कांग्रेस की तरफ से हुई है मणिपुर में। और मणिपुर के बड़े तमाम स्थानीय स्तर के जो कांग्रेस के नेता थे वो वहां से छिटक कर अब भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया, क्योंकि लोकल बॉडीज के शायद इलेक्शन भी इस बात को इशारा करते हैं कि एक बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर भाजपा नजर आ रही है, जिसकी तपिश खुद वहां पर कांग्रेस या कहा जाए मुख्यमंत्री इवोवी सिंह भी महसूस कर रहे हैं। तो अपने आप में तमाम चीज़ें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि अगर राज्य में लंबे समय से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात की जाए तो वो भी अपने आप में 2012 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आप देख सकते हैं। कांग्रेस के खाते में सीधा एक क्लीन स्वीप सा नजर आता है। लगभग 43% वोट हैं, 42 सीटें हैं, बाकी पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं आपस में बटा सा नजर आता है और विपक्ष में भी एक बहुत बड़ा अंतर सा नजर आता है। तो अपने आप में ये 2012 की तस्वीर थी। 2014 के चुनाव के लिहाज से अगर बात की जाए लोकसभा की, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई हैं और वहां पर भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी भाजपा ने वहां पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। तो अपने आप में तमाम स्थानीय स्तर के राजनीतिक दल भी हैं और 2012 से 2014 और अब 2017 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अपने आप में बड़ी चीजें वहां पे नजर आ रही हैं। जगदीश जी, आपको लगता है कि मणिपुर के लिहाज से हम अगर वर्तमान की बात करें तो आर्थिक नाकेबंदी एक बड़ी समस्या के तौर पर है, कोशिश की जा रही है, केंद्र की तरफ से भी प्रतिनिधि के तौर पर MOS गए थे, रिजिजू साहब, उसके अलावा सेना प्रमुख भी गए, तो शायद ये समस्या समाधान हो सकता है तात्कालिक तौर पर, लेकिन क्या चुनाव पर ये एक बड़ा असर डालेगी? देखिए, वो उसका कारण समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो यूनाइटेड नगा काउंसिल ने 53 दिनों से और नाकाबंदी कर रखी है, वो नाकाबंदी क्या है? दरअसल अगर आप मणिपुर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इम्फाल है, इम्फाल वैली जो है, इम्फाल वैली में 90% के लगभग आबादी है, बाहर के इलाका थोड़ा है। और इम्फाल वैली को जोड़ने वाली 2 प्रमुख सड़कें हैं, एक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 37। एक और सड़क है जो म्यांमार से और मेखौर से आती है, 100 किलोमीटर के लगभग लंबी। ये 3 मुख्य सड़कें हैं जो इम्फाल को जोड़ती है। लाइफलाइन भी कहलाती है। लाइफलाइन भी कहलाती है।
और जो भी इम्फाल या मणिपुर सरकार का जीना हराम करना चाहते हैं, ऐसे छोटे मोटे ग्रुप भी कई अनेक बार इससे पहले और हाईवे को ब्लॉकेट करते रहे हैं। यूनाइटेड नगा काउंसिल एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा इन द सेंस की आबादी के लिहाज से नहीं, अगर मणिपुर में तो मैती बहुमत में है, कुकी है, नगा हैं, छोटे मोटे और दूसरे कुछ कबीलाई और वो भी हैं, आबादी उनकी भी है। लेकिन नगाओं का कहना है कि भाई ये जो 7 जिले बनाने का इबोबी सिंह ने निर्णय लिया है, जो चुनाव को देखते हुए लिया, ताकि लोगों को खुश किया जा सके, देखिए हम भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, और इसलिए हम नई छोटी प्रशासनिक इकाइयां बना रहे हैं ताकि उनका विकास तेजी से हो। नगा काउंसिल का कहना है कि भाई ये फैसला करते समय आपने हमसे पूछा नहीं। नगाओं की लड़ाई पहले से चल रही है मणिपुर में मैतियों के साथ में, मणिपुर सरकार के साथ में। नगा समझौता इसी वजह से रुका हुआ है। जो मणिपुर के इलाके में और दूसरे आसपास के इलाकों में नगा रहते हैं, उनका कहना है कि उनका जो शासन है उनको एडमिनिस्टर करने के लिए मणिपुर सरकार योग्य नहीं है, उनको किसी और तरीके से उनका प्रशासन होना चाहिए, मणिपुर सरकार के अधिकार से वो बाहर होने चाहिए। नगा समझौता मुख्यतः रुका इसीलिए। नगा अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, नगा सरकार को ब्लैकमेल भी करना चाहते हैं। इबोबी सिंह को इससे कोई लेना देना नहीं, इबोबी सिंह को वोट कमाने हैं। उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी इस समय बहुत खतरे की हालत में, इम्फाल में और भाजपा की जीत हुई है, स्थानीय निकाय में अच्छी खासी जीत हुई है, कई नेता चले गए कांग्रेस के उनके साथ में। फिर जो असम के हेमंत बिस्वा शर्मा है, असम चुनाव से पहले से मणिपुर में काम कर रहे हैं और इसीलिए भाजपा को लगता है कि हमारी सरकार वहां बन सकती है। ओपिनियन पोल भी ये बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार वहां बन सकती है। तो इबोबी सिंह को कोई मतलब नहीं है कि जो आंतरिक वहां पर समस्या पैदा हो रही है, 53 दिनों से लोगों का जीना हराम है इम्फाल वैली में, कीमतें आसमान छू रही है, सरकार के पास अपनी गाड़ियां चलाने के लिए डीजल खत्म हो रहा है, लोगों को खाने पीने की चीजों का काल है, लेकिन इबोबी सिंह अड़े हुए कि नहीं वो 7 जिले बनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे बात बनने वाली नहीं है। ये ब्लॉकेट जो है वो नगा अपनी ताकत भले ही दिखा रहे हैं, केंद्र अपनी कोशिश करके उनको मना भी लेगा, लेकिन अगर इबोबी सिंह 7 जिले बनाने के उस पर अड़े रहते हैं तो मणिपुर का बड़ा वो नुकसान करेंगे। प्रदीप जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि महज एक चुनावी आगे आप जीत हासिल करने के लिहाज से इस प्रकार का फैसला ले लें जो राज्य में एक तरीके से अशांति का कारण बन जाए, राज्य को आने वाले समय में विकास के लिए जो समग्र सहयोग की जरूरत होती है उसकी रोकथाम के लिए एक समस्या के तौर पे बन जाए? आपको लगता है कि क्या ये महज जो एक समय की समस्या है, एक चुनाव के नतीजे अपने हक में करने हो इसलिए एक लिया गया फैसला है? देखिए, जब आपकी दृष्टि बहुत सीमित हो जाती है, सिर्फ चुनाव किस तरह से जीतें उससे राज्य का क्या नुकसान होगा, देश पर उसका क्या असर पड़ेगा, बाकी राजनीति पर क्या असर होगा, पड़ोसी राज्यों पर क्या असर होगा, ये सब बातें जब आपके लिए गौड़ हो जाती हैं तो ये दिखाई नहीं देता उस समय लगता है कि किसी तरह से जो भी हम कर सकते हो चुनाव जीतें। दूसरी बात ये है कि ये समस्या ब्लॉकेट जो है वो मणिपुर का चुनाव नागालैंड की समस्या से जुड़ा हुआ है। इस बार का चुनाव जो है ये नागालैंड के लोगों को लग रहा है कि अगर इबोबी सिंह फिर से जीत गए तो हमारा जो ग्रेटर नागालैंड का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। केंद्र और NSCN का समझौता हो चुका है, लेकिन उसके डिटेल क्या है ये हम लोगों को पता नहीं है, वो सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन उनको लगता है कि इस बार अगर इबोबी सिंह जीते तो ये समझौता लागू नहीं हो पाएगा, ग्रेटर नागालैंड बन नहीं पाए। 7 जिलों का भी विरोध इसीलिए वो कर रहे हैं कि इनमें से कुछ हिस्से वो उनको लगता है कि ये ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा बनेंगे। और एक तीसरी चीज जो नागालैंड के चुनाव में इस बार होगी वो एक अननोन फैक्टर आएगा, वो इरोम शर्मिला का है। इरोम शर्मिला एक नया फैक्टर होंगी, वो इतने साल से अफस्पा के खिलाफ आंदोलन कर पार्टी बना के चुनाव लड़ रही आखिर में उनको लगा कि लोगों का बहुत समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, इस वजह से अनशन तोड़ दिया और राजनीति में आने का फैसला किया है, पहली बार चुनाव वहां लड़ने जा रही हैं। तो वो किसका वोट काटेंगी या अपना कोई नया वोट बैंक बनाएंगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन बीजेपी पिछले काफी समय से नॉर्थ ईस्ट पर बहुत, जो लुक ईस्ट की पॉलिसी है उसमें नॉर्थ ईस्ट पर बड़ा ध्यान है और इसके लिए जो है अरुणाचल और असम के बाद इस समय सारा ध्यान केंद्रीय नेतृत्व का ही, राज्य का तो है ही, केंद्रीय नेतृत्व का भी ध्यान जो है वो मणिपुर पर है कि मणिपुर में अगर हमको सफलता मिलती है तो फिर हमें नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में
प्रसार का, फैलाव का मौका मिलेगा। जगदीश जी, आपको लगता है कि एक लंबे समय तक अगर मणिपुर के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर एक बड़ा विकल्प, कम से कम उसके कद्दावर स्तर का विकल्प कई बार देखने को नहीं मिलता था, अक्सर वहीं से टूट होती थी या क्षेत्रीय स्तर पर कुछ दल उठते थे, क्या एक बड़े विकल्प के तौर पर भाजपा ने अभी खुद को स्थापित कर दिया या अभी उसे और ज्यादा वक्त लगेगा? नहीं, मुझे लगता है कि असम चुनाव में जीतने के बाद और उससे पहले से मणिपुर में भाजपा ने अपने पैर जमाए थे और भाजपा के लोग वहाँ पहले से काम कर रहे हैं काफ़ी समय से। वो इनर मणिपुर में देखिए 1995 से एक लोकसभा सीट भाजपा को पहले वहाँ मिलती रही है, एक या दो बार मिली है। 2004 में हारने के बाद से वो सीट उनके पास से चली गई है। भाजपा का कुल मिला के समर्थन रहा है। फिर मणिपुर एक रणनीतिक महत्व का प्रदेश है और जैसा ग्रेटर नगा जो इलाके की बात हो रही है, केंद्र सरकार के लिए ज़रूरी है कि मणिपुर में कोई ऐसी सरकार रहे जो राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करे हर चीज़ का। राज्य के हित राष्ट्र के हित से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मणिपुर इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, तो इसलिए नगा भी नाराज़ न हो, मणिपुर में मैती और जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज़ न हो और मणिपुर का विकास हो। ये एक बड़ा नाजुक संतुलन है जो केंद्र को स्थापित करना है। और अगर भाजपा सत्ता में आती है, जिसकी वो पूरी तैयारी में है इस समय, और जैसे ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में है, लोग समझते हैं कि लोगों को भी लगता है कि ये ऐसी समस्या है, अगर नगा इलाकों में हमारे जिले जाने से बचाना है तो भाजपा बचा सकती है, कांग्रेस नहीं बचा सकती, ये मणिपुर के लोगों को लगता है। फिर मणिपुर का अगर विकास करना है तो वो भी, चूंकि भाजपा में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो वो ही विकास कर सकती है, ज्यादा पैसे दे सकती है। वो भी सिंह भी कह रहा है कि 10,000 करोड़ की योजनाएं केंद्र की मदद से वो शुरू करेंगे, लेकिन सबको मालूम है कि इनमें अगर सरकार नहीं चाहेगी, केंद्र सरकार, तो नहीं हो सकती। तो ये बातें देखते हुए मुझे लगता है कि भाजपा ने इसीलिए मणिपुर पर अपना दाव, सिर्फ राजनीतिक लाभ नहीं है, ये एक राष्ट्रीय दृष्टि भी है। एक पूरे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अगर हम बनाए रखना चाहते हैं, और खासतौर पर उत्तर पूर्व में जिस तरह से छोटे छोटे ग्रुप, बागी ग्रुप खड़े होते गए, कबीलाई संघर्ष चलता गया, भाजपा इन सब का शमन करना चाहती है। इसीलिए नगा समझौता भी हुआ, जिसके डिटेल अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें सभी राज्यों के और सभी कबीलाई समूहों के और वर्गों के हितों का ध्यान निश्चित रखा गया होगा। और अगर उसको जमीनी हकीकत पर मतलब दिखाना है, वास्तविकता में लाना है उन समझौते को, तो भाजपा के लिए वहां जीतना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ये देखेंगे किस प्रकार से वहां के नतीजे इस तरीके से आगे बढ़ते नजर आते हैं। मणिपुर में इस बार के विधानसभा चुनाव में और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण तरीके से वहां पे लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसके आधार पर लोग अपना जनादेश देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। आई से इंडिया की रेल या जे से जहाज, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP ल्यूब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। छे, कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। जे से जहाज हो या के से किसान, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP ल्यूब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? रात मैंने मुहासू वाली क्रीम लगाई थी जो आप लाए थे। लाना जरा वो क्रीम। ये लीजिए। ओह गॉड, दुकानदार ने तो मुझे एक्सपायरी डेट वाली क्रीम दे दी है। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल है ना मेरे पास। जी हाँ, आप दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी महासंग्राम और हम अब बात कर रहे हैं मणिपुर की। और मणिपुर में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण से चुनावी मुद्दे हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव पे नतीजे पे असर डाल सकते हैं। कौन से ऐसे मुद्दे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जिलों का बंटवारा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके चलते आर्थिक नाकेबंदी एक बड़ा विषय बना हुआ है। इनर लाइन परमिट को लेके भी आखिर आने जाने को तमाम जो चीज़ों को बंदिशों को लेके जो बात रहती थी उसको लेके और सामाजिक संघर्ष, क्योंकि कबीलाई संघर्ष वहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है एक चुनावी मुद्दे के तौर पर। आर्थिक नाकेबंदी जो कि वर्तमान में लगभग 2 महीने का वक्त होने जा रहा है। राज्य सरकार के हाथ में तरीके से जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था की, और विकास का मोर्चा भी अपने आप में एक बड़ा है भ्रष्टाचार। हालांकि सुदूर नॉर्थ ईस्ट में विकास के बहुत कम काम नजर भले ही आते हो, लेकिन फिर भी वहां पे एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बना हुआ है। उग्रवाद भी एक बड़ी समस्या है जिससे कि वहां की परिस्थितियां बदलती रही। अफस्पा जिसका जिक्र इरोम शर्मिला के तौर पे लंबे समय से होता रहा है, वो भी एक मुद्दा है। एंटी इनकम्बेंसी लगातार 3 टर्म से ज्यादा का वक्त वी सिंह वहां पर बिता चुके हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके तहत इस बार का चुनाव नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। जगदीश, आपको लगता है कि इन तमाम मुद्दों जिनका हमने जिक्र किया, क्या कोई महत्वपूर्ण चीज छूट गई है? इनमें से कौन सा चीज है जो आपको लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं निश्चित ही, लेकिन एक और मुद्दा है जो मणिपुर के लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय, वो है धर्मांतरण का, मत परिवर्तन का। बड़े पैमाने पर और पहाड़ी इलाकों में इस तरह की कोशिशें हो रही हैं और कई झगड़ों की जड़ में वही है। अच्छा, जो कई झगड़े जो हो रहे हैं, नगा हो, मैती हो और कुकी, और इनके कई झगड़ों की जड़ में वो मत परिवर्तन वाले और कोशिशें हैं जिसके कारण ये तनाव वहां पर दिख रहा है। इसीलिए फिर सारी चीजें, सारी ये पहचान का संकट एक तरह का खड़ा हो गया। सारी लड़ाई पहचान को लेकर हो रही है, और पहचान को लेकर पहले भी तो समाज वहां रहता था। क्या मैती, कुकी, नागा उस इलाके में नहीं रहते थे? उसी इलाके में सदियों से रह रहे हैं। पहले कैसे मिलजुल कर रहते थे, अब झगड़े क्यों होने लगे पिछले 6, 7, 8 दशकों में? तो उसका कोई रीजन तो है ना, और उस रीजन को जब तक नहीं पहचाना जाएगा, उस रीजन को, उस कारण को जब तक चिन्हित करके दूर नहीं किया जाएगा, ये समस्याएं, ये सब ऊपरी समस्याएं हैं। जिलों का बंटवारा, फिर इस जाति की और या इस कबीले की आबादी इधर ज्यादा होना, उधर कम होना, और फिर उनके अधिकार, फिर जिला परिषदों के अधिकार, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी हुई है पूरे उत्तर पूर्व के रीजन में, वो अपने आप में स्वायत्त हैं, उनको पैसे दे दिए जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। वो सरकारों से हटकर सरकारें हैं, क्योंकि वो जातीय और कबीलाई पहचान के लिए है, उनके जो जीवन मूल्य हैं उसको बनाए रखने के लिए हैं। वो सिर्फ कोई स्वतंत्र संस्थाएं नहीं हैं। तो कुछ व्यवस्था की गई है, पहले के शासकों ने भी की है, अभी भी की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इन समस्याओं का अफस्पा एक मुद्दा जरूर रहा है। इरोम शर्मिला, पता नहीं इरोम शर्मिला इस चुनाव में कितनी कारगर होंगी, लेकिन जब उन्होंने अनशन तोड़ा और शादी करने की बात की जो उनके लॉन्ग टाइम कंपेनियन हैं उनके साथ में, तो कोई अच्छा मैसेज और मणिपुर में नहीं गया। तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है। अफस्पा भी कोई मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुद्दा सिर्फ उग्रवादी गुट ही उठाते हैं जिनकी नाजायज गतिविधियों को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, आम जनता के बीच में ये बहुत ज्यादा जनता को सुरक्षा चाहिए, इसलिए उनकी जरूरत है। प्रदीप जी, आपको लगता है कि उग्रवाद हो या अलगाववाद की बात हो, जिसका जिक्र कहीं ना कहीं लंबे समय से होता रहा है, क्या वो उसको एक बीच एक संतुलन बनाने की जो कोशिश बीते समय में हुई है या होने की एक बात कही जाती रही है, क्या वो एक संपूर्ण एक तरीके से पिक्चर के तौर पे थी, या उसमें भी आपको लगता है कि अपने हिस्से की राजनीति को देखा गया है? नहीं आर्यन जी, 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो नीति है उसमें एक बुनियादी बदलाव आया है। सरकार इन इलाकों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखती है। यहाँ शांति हो, कानून व्यवस्था कायम हो, इंसर्जेंसी जितनी जल्दी खत्म हो सके, जिस तरह से हो सके। आपने अभी कुछ समय पहले जिस तरह से म्यांमार में घुस के ऑपरेशन किया हमारे सैनिकों ने, वो देखा आपने। सरकार वहाँ जो उग्रवादी हैं उनकी एक पैरेलल व्यवस्था चलती है, समानांतर सरकार जैसी चलाते हैं। तो एक उनके भ्रष्टाचार में पैसा जाता है, दूसरा जो सत्ता में होता है उनके भ्रष्टाचार में जाता है। और ये राज्य मुख्य तौर पर केंद्र से मिलने वाली मदद पर निर्भर है। तो इनकी कोशिश होती है जब भी केंद्र में सरकार बदलती है कि जो केंद्र की सरकार हो उसके थोड़ा पक्ष में होते हैं। तो सरकार की कोशिश है कि ये जो खेल पिछले 70 साल से नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था वो बंद होना चाहिए। इन इलाकों का विकास हो और हमारी जो रणनीतिक दृष्टि से जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। और
उग्रवाद का जितनी जल्दी खात्मा सफाया हो उतना अच्छा है जी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये मुद्दा देखिए, इबोबी सिंह की समस्या क्या है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी सोच जो है एक क्षेत्रीय दल जैसी है, अपने स्टेट के बाहर कुछ नहीं सोच रहे हैं जी। जबकि इस समय जो कर रहे हैं वो तो स्टेट के बारे में भी कहीं नहीं सोच रहे हैं। जो स्थिति बना दी है उन्होंने कि 2000 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, 150-200 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है, तो लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अगर उसका कारण मुख्यमंत्री ही हो तो ऐसी हालत में लोग क्यों ऐसी सरकार को या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? जगदीश जी, विकास के नाम पे बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि साहब वो जो एक अपेक्षित विकास की संभावनाएं रहती हैं वो चीजें देखने को नहीं मिली हैं। अभी हाल फिलहाल के समय में डोनर मंत्रालय के माध्यम से विकास की बात की जा रही हो, जो नेडा है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट एसोसिएशन के माध्यम से खुद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही उसमें शामिल करने का, आपको लगता है कि इन सब चीजों से एक विकास की एक संभावना को पनपने का मौका देने की जो बात कही जा रही है, ये भी लोगों के एस्पिरेशंस को कहीं छूता नजर आएगा? नेडा बहुत अच्छी कोशिश है और इसमें जितना धन सरकार देने को तैयार है उत्तर पूर्व के लिए मोदी सरकार, उतना पहले की सरकारों ने कभी भी नहीं दिया है। तो उत्तर पूर्व का एक रणनीतिक महत्व है, सब तरह से उसका महत्व है, उसका विकास होना ही चाहिए। यह हर सरकार कहती रही है, लेकिन इस सरकार ने उस फ्रंट पे कुछ काम करके दिखाया। दिक्कत क्या है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में जो सरकारें अब तक बनी हैं, वहां केंद्र के अनुदान से केंद्र से आया पैसा गायब होता रहा है। ये जो उग्रवादी छोटे छोटे ग्रुप हैं जो कि उगाही करते हैं, रंगदारी करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में बैठे हुए भी ग्रुप हैं कई, वो भी उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने जब देखा कि हमारे राज्य के बड़े नेता ये करते हैं तो वो भी यही करने लगे। अब जो सरकार नेडा के जरिए और उत्तर पूर्व के विकास के लिए केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है, वो उसकी जवाबदेही भी तय कर रही है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है। हाँ, तो एक विकास को सुनिश्चित करने की कोशिश की है। वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक व्यक्ति और एक सत्ता दल जो है वो काबिज है, कितना बड़ा फैक्टर होगा इसमें? नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर होगा। देखिए, एक तो इतने लंबे समय से, फिर इस चुनाव के समय मुख्यमंत्री अलोकप्रिय हो जाए, ये और बड़ी मुसीबत है। उसके अलावा आप जो परिवर्तन आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, मुझे नहीं लगता कि मणिपुर के लोग उस परिवर्तन से अलग कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिए। जी बिल्कुल, अपने आप में बड़ी बात है कि मणिपुर के लोग भी क्या उस प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए आने वाले समय के विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ के वोट करेंगे, या फिर उसी परंपरा को फिर से निभाते नजर आएंगे जो पिछले 2-3 टर्म में वो करते रहे हैं। तो आज चुनावी महासंग्राम में जनादेश 5 प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और ये विधानसभा चुनाव, क्योंकि अपने आप में ये लंबी चीजें हैं, क्योंकि देखना ये होगा कि आखिर इन 5 राज्यों के नतीजे क्या आते हैं, और जब तक इन 5 राज्यों के नतीजे नहीं आएंगे, इन 5 राज्यों से जुड़ी हुई हर बारीक खबर भी हम आपसे रूबरू करते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।